हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। आज फिर से एक बार आपके लिए नई कंसेप्ट्स लेके आए हैं जो कि कंपनी लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट है और अमेंडमेंट के तहत आ चुकी है। और आज तक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल में तो पूछा नहीं है, लेकिन इस पे केस लॉ या क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप सभी लोग इन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें। कुछ डाउट हो तो आपको नंबर शेयर किया गया है, तो आप उस पर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये कंसेप्ट्स के वीडियोस आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए पॉइंट्स और कंसेप्ट्स भी आपको हेल्पफुल रहे और आप फ्यूचर में भी इसका रेफरेंस ले सके। चलिए देखते फिर डॉर्मनेंट कंपनी। डॉर्मनेंट कंपनी सेक्शन 455। अभी इसका डेफिनेशन ऐसे कुछ प्रॉपरली बताया गया नहीं है, इसलिए सेक्शन नंबर 2 इसमें आया नहीं है, समझा। और ये अमेंडमेंट के तहत आए वाली थी। तो देखिए क्या बोला है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अभी कंपनी बोलने के बाद तो उसको कंपलसरी एक ही कॉमन लॉ लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013। तो उसी एक्ट के तहत फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों याद रखना, हाईलाइट करके रखना, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। फिर से एक बार ये लाइन पढ़ता हूं, देन आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, where company is formed under and registered under this act, this act मतलब कौन सी बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। फॉर किस लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में है, और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब सर, फॉर एग्जांपल, जो कंपनी अभी तक इस्टेब्लिश हुई नहीं है, फ्यूचर में इस्टेब्लिश होने वाली है। समझ में आया। हम फ्यूचर प्लान करके रखते हैं ना भाई, 1 साल बाद मैं मेरी खुद की क्लासेस की प्राइवेट कंपनी कर सकता हूं, को क्या दिक्कत है, कुछ नहीं ना। देन तो देखिए, प्रोजेक्ट और टू होल्ड, किस लिए कंपनी आ गई, इस्टेब्लिश हो गई, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जो कंपनी स्टेब्लिश होने वाली है, जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये कंसेप्ट। और टू होल्ड एन असेट, अभी नेक्स्ट ईयर मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करने के बाद अगर असेट लेते बैठूंगा तो उसमें मेरा टाइम जाएगा, तो बिजनेस रन कब से करूंगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करनी है ना भाई, प्रॉपर्टी आज से लेके चालू कर दो, जमीन है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, फिटिंग फर्नीचर है, ये सारी चीजें पहले ही, नेक्स्ट ईयर मुझे कंप्लीट सेटअप चाहिए, बिजनेस स्टार्ट मतलब स्टार्ट, पहले ही ऐसे कुछ असेट्स लेके रखे होंगे तो, या लेके रखे जाते हैं जिस कंपनी के लिए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपका लोगो, ब्रांड नेम, पेटेंट पहले ही बना के रख लो ना, बाद में क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो ऐसे भी पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के ले जा सकती है। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अबे सबसे बेसिक कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन, 11th अकाउंट बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन। हाँ, क्या होता है ट्रांजैक्शन मतलब, ट्रांजैक्शन मतलब एनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स और रेंडर्ड फॉर मनी और मनीज वर्थ अगेंस्ट द मनी और मनीज वर्थ, दैट विल बी नोन एज ए ट्रांजैक्शन। अब बेटा, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है तो वो कुछ खरीदेगा बेचेगा क्या, नहीं। सर्विस रेंडर करेगा क्या, नहीं। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा क्या, नहीं। इस टाइप ऑफ कंपनी को बोला जाता है डॉर्मनेंट कंपनी। इज दैट क्लियर बेटा। देखिए, ट्रांजैक्शन वाला कंसेप्ट फिर से 11th स्टैंडर्ड का था। सो प्लीज आपके बेसिक्स जितने पक्के होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतने आपको सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ोगे।
नेक्स्ट वन, सच कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी। अब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है, मे भी हुई होगी, लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, मशीनरी फिट नहीं हुई है, तो इनएक्टिव है। और इनएक्टिव कंपनी, कुछ भी काम चल नहीं रहा है, सिर्फ जमीन लेके रख दी कंपनी के नाम पे, 1-1.5 साल के बाद कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे इनएक्टिव कंपनी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। कंपनी may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed. Registrar as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. तो ऐसी जिसको इनएक्टिव कंपनी बनानी है, जो फ्यूचर में रन होने वाली है, उसके लिए वो बंदा एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास कर सकता है। समझ लो, is that clear? Okay, then what do you mean by inactive company? देखिए, inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation. जो कंपनी कोई भी बिजनेस कैरी नहीं करती या कोई भी ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं करती, then or has made not made any significant accounting transaction, और उसी के साथ कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं है, मतलब कंपनी के तरफ पैसे ना आए हैं, ना कंपनी किसी को दिए हैं, ना कुछ खरीदा है, ना कुछ बेचा है, नथिंग एल्स। देन ड्यूरिंग, कितने दिनों के अंदर, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। कितने साल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ये सिर्फ एक कंसेप्ट पे आपका केस लॉ क्रिएट हो जाता है, सो प्लीज बी केयरफुल। हाउ मेनी इयर्स, 2। समझा? पिछले 2 साल से कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा, तो दैट कंपनी आल्सो ट्रीटेड एज अ डॉर्मेंट कंपनी। देन and has not filed financial statement and annual returns during the last 2 financial years, और पिछले 2 साल में ना उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह किया होगा, ना कुछ रिटर्न भरा, इनकम टैक्स रिटर्न, कोई एनुअल रिटर्न भरे नहीं है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से। नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग, एनुअल रिटर्न्स अलग। समझा? आर्टिकलशिप में ये सारे पॉइंट्स आपको और क्लियर होंगे। देन तो ऐसे कंपनी को क्या बोला जाता है बेटा, इनएक्टिव कंपनी, जिसने पिछले 2 साल से कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रहने की वजह से एनुअल रिपोर्ट नहीं सबमिट किया, तो दैट कंपनी विल नोन एज अ इनएक्टिव कंपनी। समझा? गॉट इट? ओके। देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या सर, देखते हैं। मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, इनको छोड़ के बाकी सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझा? सब एक्सप्लेन करने के बजाय जो नहीं है वो एक्सप्लेन कर दो, इनको छोड़ के बाकी सब। कौन से? नंबर 1, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार, अभी भाई आपको कंपनी रजिस्टर करनी है तो वो गवर्नमेंट फीस है, वो तो भरनी पड़ेगी ना, उसके सिवा आपको कंपनी या डॉर्मेंट का दर्जा कैसे मिलेगा, स्टेटस कैसे मिलेगा? दैट इज नॉट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझा? ओके, हाईलाइट करके रखना, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। देन पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और अदर लॉ। अभी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में बोलते वक्त मैंने स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बोली थी। गुड्स एंड सर्विसेज सेल बाय करते हैं और उसके वजह से किसके अगेंस्ट में, मनीज और मनीज वर्थ, तो ये सारी चीजें उसमें आती है क्या बेटा? नहीं, आप लॉ की फुलफिलमेंट के लिए फीस पे कर रहे हो। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और अदर लॉ। रजिस्ट्रेशन करवाना है, फीस पे करो। ईसीएसआई एप्लीकेबल करवाना है, पीएफ एप्लीकेबल करवाना है, तो उसके लिए उस एक्ट के अनुसार फीस पे करो, लाइक दैट। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अलॉटमेंट करते वक्त जो होता है
अब बोलोगे सर अलॉटमेंट करते वक्त तो सेल, बेटा कंप्लीट सेल कहां से, अभी अलॉट हुआ है, समझ में आ रहा है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हो ना, एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। अभी कंपनी एक्चुअल इनकॉर्पोरेट हो चुकी है नहीं, कोई काम कर रही है नहीं, लेकिन उस कंपनी के ऑफिस को मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ खर्चा जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आता। समझ में आया बेटा, गॉट इट, समझा, कंसेप्ट क्लियर हुआ। डॉर्मोनेंट कंपनी, यही आपको इंटरमीडिएट लेवल में भी इन डिटेल आएगा, तब आपको और क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए बेसिक्स जरूर। अब तब आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट या ट्रांजैक्शन कोई नहीं बताएगा, इनएक्टिव कंपनी मतलब कोई नहीं बताएगा, आपको खुद याद रखना पड़ेगा। 2 साल तक कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं की, सबमिट नहीं किए है, और एनुअल रिटर्न्स भी फाइल नहीं किए वाले, तो दैट कंपनी विल बी नोन एज अ इनएक्टिव कंपनी। ओके, नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ निधि कंपनी। मीनिंग ऑफ निधि कंपनी, निधि से ही पता चलता है फाइनेंस रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होंगी, चलो देखते हैं। निधि कंपनी सेक्शन 406 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, इस निधि कंपनी कोई दूसरा नाम क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, मीन्स a company which the central government may by notification in the official gazette declare to be nidhi or mutual benefit society as the case may be। समझा, यानी ये कंपनी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यानी ऑफिशियल गैजेट एक कंसेप्ट होता है, उसके अंदर नोटिफिकेशन डाल देता है कि ये निधि कंपनी है, तब जाके वो निधि कंपनी इस्टेब्लिश होगी, टू बी डिक्लेयर्ड निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज केस में बी। इसका इन डिटेल आपको नेक्स्ट लेवल पे आएगा, तब देखना, अभी सिर्फ याद रखना कि निधि कंपनी भी कुछ कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट वन, पीएफआई। पीएफआई ऑल्सो न्यू कंसेप्ट, तो देखिए पीएफआई का लॉन्ग फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या बोला है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72, सेक्शन 272। अभी सेक्शन 271 था पब्लिक कंपनी के लिए, उसके आगे बढ़ा दिया, पब्लिक ही है, इंस्टीट्यूशन ही है, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड है 72। देन of the Companies Act 2013, the following institutions are to be regarded as a public financial institution। अभी देखिए किनको बोला जाता है, सबसे पहला द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज LIC। पहला कौन सा, LIC, गॉट इट, इस्टेब्लिश्ड अंडर, अभी LIC कंपनीज एक्ट के अंडर है, हाँ है, लेकिन उसके लिए उसका वापस स्पेशल एक्ट है, कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, गॉट इट, उस एक्ट के तहत। अब फाइनेंशियल क्यों, LIC में आप क्या करते हो बेटा, पैसे भरते हो अभी, और देन आफ्टर एज और रिटायरमेंट एज यू विल बी गेट द बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम, तो दैट इज आल्सो फाइनेंशियल। देन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IDFC, IDFC, समझे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको कंपनी स्टैब्लिश करनी है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, तो उसके लिए ये कंपनी, आप डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने के बाद आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। देन specified company referred in the unit trust of India, UTI, unit trust of India, transfer of undertaking and repeal act 2002, ये भी उसमें आता है। then next आगे बोला गया, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, सो रिपील्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट। जो पुरानी इसमें 1956 में 4A सबसेक्शन 2 के अंडर था, वो आप डाल दिया 465 के अंडर। सच अदर इंस्टीट्यूशन में आर एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in consultation with the Reserve Bank of India
क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज पे कौन कंट्रोल रखता है? इंस्टीट्यूशन होगा, बैंकिंग होगा तो आरबीआई। ये अपने 11th-12th ओसीएम में अच्छे से देखा है। गॉट इट? ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, लेकिन कंसल्ट किससे करके? आरबीआई से करके, खुद होके डायरेक्ट नहीं। समझ में आया? ओके। देन कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज TFI। देखिए, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी सो नोटिफाइड अनलेस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा जब तक, कब तक? अनलेस, देखिए, इट इज और इट हैज बीन एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी इसको अपना खुद का एक स्पेशल एक्ट होना चाहिए, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट? Not less than 51% of paid up share capital held or controlled by central government or by any state government or government or partly by central government and partly by one or more government। क्यों ऐसे सर? अब जब देखिए 51% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे चल के कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है जिससे इन्वेस्टर को तकलीफ हो नहीं, क्योंकि डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा किसके इंटरेस्ट से सोचेगा? पब्लिक के, किसी पर्सनल इंडिविजुअल के नहीं। तो इसीलिए उसका जो पेड अप कैपिटल या जो कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा या जो कुछ पार्ट होगा कैपिटल का, उससे 51% और मोर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के। इज दैट क्लियर बेटा? समझा बच्चों? नेक्स्ट वन, तो कंडीशंस फॉर इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नंबर 1, इस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, कंपनी एक्ट नहीं होगा। लिख लो, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। Act and any previous act। समझा बेटा? नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट क्या जरूरी है? एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। इज दैट क्लियर बेटा? समझा? तो बहुत सिंपल ये पॉइंट्स है जो कि आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में बताएंगे, जो आपको फाउंडेशन एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हो, एज वेल एज इंटरमीडिएट में चलेगा। और आपको डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है, सर फाउंडेशन में हुआ याद नहीं, किसको पूछे? तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो, ताकि मैं मेरे और वीडियोज इंप्रूव कर सकूं। सो प्लीज आप चैनल से टच में रहिए ताकि आपको ऐसे ही नए कंसेप्ट बाद में भी रेफरेंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।